कहानी की शुरुआत होती है शॉशैंक रिडेम्पशन नाम की एक जेल से। बाहर से देखने में यह बस पत्थरों से बनी एक बड़ी जेल लगती है, लेकिन इसके अंदर की दुनिया किसी नरक से कम नहीं। ऊंची दीवारें, लोहे के गेट, सख्त गार्ड्स और ऐसा डर कि यहाँ कदम रखते ही आदमी समझ जाता है कि अब उसकी जिंदगी उसकी अपनी नहीं रही। कहा जाता है कि यह दुनिया की सबसे सिक्योर जेलों में से एक है। यहाँ हजारों कैदी बंद हैं, लेकिन आज तक कोई भी यहाँ से भाग नहीं सका। और जो एक बार यहाँ आ गया, उसके लिए बाहर की दुनिया धीरे धीरे सिर्फ एक याद बनकर रह जाती है। कुछ कैदी ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इसी जेल में निकाल दी, लेकिन उन्होंने भागने के बारे में सोचना तक छोड़ दिया, क्योंकि शॉशैंक से भागने की कोशिश करने वाले आदमी का अंजाम अक्सर सीधी मौत होता है। अब सीन कट होता है और हम कोर्ट में एंडी नाम के एक आदमी को देखते हैं। एंडी कोई आम आदमी नहीं था। वह अमेरिका के एक बड़े बैंक का बैंकर था, पढ़ा लिखा, समझदार और बाहर की दुनिया में इज्जत से जीने वाला आदमी। लेकिन आज उस पर अपनी वाइफ और उसके लवर के मर्डर का इल्जाम है। जज उसके खिलाफ फैसला सुनाते हुए उसे उम्र कैद दे देता है। एंडी बार बार कहता है कि उसने ये मर्डर नहीं किए, लेकिन सच कितना भी साफ क्यों न हो, अगर उसे साबित करने के लिए प्रूफ न हो तो कोर्ट अक्सर आदमी की बात नहीं मानती। एंडी के पास अपने बचाव में ऐसा कुछ नहीं था जो उसे इस इल्जाम से निकाल सके। One for each of your victims. So be it. और इसी वजह से उसे भेज दिया जाता है शॉशैंक, उस जगह जहां उम्मीद भी धीरे धीरे दम तोड़ देती है। एंडी के साथ और भी कई नए कैदी जेल में लाए जाते हैं। जैसे ही ये लोग अंदर पहुंचते हैं, पहले से मौजूद पुराने कैदियों के बीच हमेशा की तरह एक अजीब खेल शुरू हो जाता है। वे आपस में शर्त लगाते हैं कि आज रात नए आए लोगों में से सबसे पहले कौन टूटेगा, कौन रोएगा, कौन घर जाने की भीख मांगेगा। इसी भीड़ में रेड नाम का एक पुराना कैदी एंडी पर दांव लगाता है। उसे लगता है कि एंडी बहुत सीधा साधा है, शायद किसी आरामदायक जिंदगी से आया है और उसने कभी असली तकलीफ देखी ही नहीं। इसलिए रेड को पूरा यकीन था कि रात होते ही यही आदमी सबसे पहले ब्रेक डाउन करेगा। कुछ देर बाद सभी नए कैदियों को लाइन से अंदर लाया जाता है और एक एक करके उनके सेल में बंद कर दिया जाता है। बाहर से लोहे के दरवाजे बंद होते हैं और उसी के साथ जैसे उनकी पुरानी जिंदगी भी बंद हो जाती है। रात गहरी होने लगती है और तभी पुराने कैदी शोर मचाना शुरू कर देते हैं। वे चिल्लाते हैं, हंसते हैं, ताने मारते हैं, नए कैदियों को डराते हैं ताकि उनमें से कोई टूट जाए। आखिरकार वही होता है जिसका सबको इंतजार था। नए आए कैदियों में से एक आदमी रोने लगता है। वह फूट फूट कर कहता है कि उसे घर जाना है। उसकी आवाज में ऐसा डर होता है जो सीधे अंदर तक लग जाए। तभी गार्ड्स आते हैं। पहले उसे चुप रहने की वार्निंग देते हैं, लेकिन जब वह नहीं रुकता तो वे उसे घसीटकर सेल से बाहर निकालते हैं और इतनी बेरहमी से पीटते हैं कि उसकी हालत खराब हो जाती है। दूसरी तरफ रेड अपना दांव हार जाता है, क्योंकि जिस आदमी पर उसने सबसे पहले टूट जाने का अंदाजा लगाया था, वही पूरी रात बिना एक आवाज किए चुप बैठा रहता है। एंडी न रोता है, न चिल्लाता है, न दया मांगता है। वह बस खामोश रहता है। और उसी पल रेड पहली बार समझता है कि ये आदमी बाहर से चाहे जितना शांत दिखता हो, अंदर से उतना कमजोर बिल्कुल नहीं है। उसी एक रात के बाद रेड को समझ आ गया कि एंडी बाहर से जितना शांत दिखता है, अंदर से उतना ही स्ट्रांग है। इसलिए अगले दिन वह शर्त हारने के बाद अपने साथी को सिगरेट का पूरा डिब्बा दे देता है। वहीं दूसरी तरफ एंडी अकेला चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट कर रहा होता है। वह ज्यादा बोलता नहीं, लेकिन हर चीज को बहुत ध्यान से देख रहा होता है। इसी दौरान उसकी मुलाकात जेल के सबसे पुराने कैदी ब्रुक्स से होती है। ब्रुक्स उन लोगों में से था जिसने अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा इसी जेल में गुजार दिया था। एंडी धीरे धीरे उससे बात शुरू करता है और समझदारी से जेल के रूल्स, यहाँ के लोगों और अंदर चलने वाले सिस्टम के बारे में जानने की कोशिश करता है। ब्रुक्स उसे एक जरूरी बात बताता है। अगर बाहर से कोई छोटी मोटी चीज मंगवानी हो तो यहाँ एक ही आदमी है जो उसका इंतजाम कर सकता है, रेड। ये सुनते ही एंडी बिना देर किए सीधे रेड के पास पहुंच जाता है। वह उससे कहता है कि मैंने सुना है तुम बाहर से लगभग कोई भी चीज अंदर मंगवा सकते हो। रेड हल्की मुस्कान के साथ कहता है कि हाँ, ऑलमोस्ट सब कुछ, बस ऐसी चीज नहीं जो किसी को मारने या जेल से भागने में काम आए। तभी एंडी उससे एक छोटी सी मांग करता है, एक रॉक हैमर, यानी पत्थर तराशने वाला छोटा हथौड़ा। हथौड़े का नाम सुनते ही रेड थोड़ा हैरान होता है। वह पूछता है, तुम्हें हथौड़ा क्यों चाहिए?
कहीं तुम इससे किसी का सिर तो नहीं फोड़ने वाले? एंडी बहुत शांति से जवाब देता है कि नहीं, मेरा यहाँ कोई दुश्मन नहीं है। यह सुनकर रेड हल्की सी हंसी के साथ कहता है कि अभी नहीं है, लेकिन जल्द ही कुछ लोग तुम्हारे दुश्मन बनने वाले हैं। फिर वह दूर खड़े कुछ कैदियों की तरफ इशारा करके एंडी को वार्निंग देता है कि इन लोगों से बचकर रहना, इनकी नजर ठीक नहीं है। एंडी उसकी बात सुन तो लेता है, लेकिन वह अभी पूरी तरह नहीं समझता कि रेड उसे कितनी बड़ी बात बता रहा है। अगले दिन रेड उसके लिए वह हथौड़ा मंगवा देता है। जब एंडी उसे देखता है तो उसे वही चाहिए था, लेकिन रेड उसे देखकर हंस पड़ता है। हथौड़ा इतना छोटा होता है कि पहली नजर में खिलौना लगता है। रेड मन ही मन सोचता है कि अगर कोई आदमी इस छोटे से हथौड़े से जेल की दीवार में सुरंग बनाना चाहे तो उसे शायद 600 साल लग जाएं। फिर वह हथौड़ा ब्रुक्स के जरिए एंडी के सेल तक पहुंचा दिया जाता है। ऊपर से ये बस एक मामूली सी चीज लगती है, लेकिन कहानी जानती है कि आगे चलकर यही छोटी चीज सबसे बड़ा राज बनने वाली है। दिन गुजरते रहते हैं। एंडी बाहर से शांत दिखता है, लेकिन जेल उसके लिए आसान नहीं हो रही होती। एक दिन जब वह लॉन्ड्री में काम कर रहा होता है, तभी वही लोग जिनके बारे में रेड ने उसे वार्निंग दी थी उसे पकड़ लेते हैं। जेल में कुछ लोग उन्हें 3 सिस्टर्स के नाम से भी जानते थे और उनका शिकार अक्सर वही बनता था जो अकेला, सीधा या कमजोर दिखे। एंडी खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन सामने 3 आदमी होते हैं। वे पहले उसे बुरी तरह पीटते हैं, फिर उसके साथ जबरदस्ती करते हैं। यह एक बार की बात नहीं रहती। धीरे धीरे यह सिलसिला उसकी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। आने वाले महीनों में, फिर सालों में यही बार बार होता है। वे लोग मौका मिलते ही एंडी को घेर लेते, मारते और उसके साथ गलत करते। उसके शरीर पर हमेशा चोट के निशान रहते। कई बार लगता था कि अगर यह सब और लंबा चला तो वह अंदर से पूरी तरह टूट जाएगा। लेकिन एंडी की सबसे बड़ी बात यही थी कि जितना वह बाहर से खामोश दिखता था, अंदर से उतना ही जिद्दी था। वह झुकता जरूर था, लेकिन पूरी तरह टूटता नहीं था। इसी तरह लगभग 2 साल बीत जाते हैं। फिर जेल में एक अनाउंसमेंट होता है कि छत की मरम्मत के लिए कुछ कैदियों की जरूरत है। यह काम छोटा नहीं था, क्योंकि इसका मतलब था कुछ देर खुले आसमान के नीचे रहना, जेल के रूटीन से थोड़ी राहत मिलना और दूसरे कामों से अलग एक मौका मिलना। कैदियों की एक टीम तैयार की जाती है जिसमें रेड और एंडी दोनों शामिल होते हैं। सब लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं, लेकिन वहाँ उन सबकी देखरेख कर रहा होता है एक बहुत सख्त सिक्योरिटी गार्ड, हैडली। ये वही आदमी था जिसकी एक छोटी सी नाराजगी भी किसी कैदी को अस्पताल पहुंचा सकती थी, और यहीं से एंडी की जिंदगी का अगला बड़ा मोड़ शुरू होने वाला था। हैडली उन गार्ड्स में से था जिनके सामने कैदी सीधे खड़े होने से भी डरते थे। जरा सी गलती पर वह किसी को भी बुरी तरह पीट सकता था। उसी दिन जब सभी लोग छत पर काम कर रहे थे, हैडली अपने साथियों से परेशान होकर अपने भाई द्वारा छोड़ी गई रकम का जिक्र कर रहा था। उसका भाई हाल ही में मर गया था और पीछे कुछ पैसे छोड़ गया था। समस्या यह थी कि अगर वह रकम सीधे अपने खाते में डालता तो सरकार टैक्स के नाम पर उसका बड़ा हिस्सा काट लेती। बाकी कैदी बस यह बात सुन रहे थे, लेकिन एंडी के लिए यह कोई साधारण बात नहीं थी। वह एक बैंकर था। पैसों, खातों और टैक्स के खेल को वह अच्छी तरह समझता था। कुछ सेकंड सोचने के बाद एंडी सीधे हैडली के पास पहुंच जाता है। उसकी पहली ही बात ऐसी होती है कि हैडली गुस्से से भर उठता है। वह एंडी को पकड़कर छत के किनारे ले जाता है और एक पल के लिए लगता है कि अब वह उसे नीचे फेंक देगा, लेकिन उसी समय एंडी बहुत शांति से उसे समझाता है कि अगर वह अपनी पत्नी पर भरोसा करता है तो अपने भाई की रकम उसके नाम ट्रांसफर करके टैक्स से बच सकता है। वह पूरा तरीका उसे साफ साफ बताता है और साथ ही यह भी कहता है कि अगर वह बाहर किसी वकील के पास जाएगा तो उसे काफी पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन वह यह काम उसके लिए मुफ्त में कर सकता है। हैडली धीरे धीरे शांत होता है। अब उसके गुस्से की जगह दिलचस्पी ले लेती है। वह एंडी से पूछता है, बदले में तुम्हें क्या चाहिए? और यहीं एंडी अपनी असली सोच दिखाता है। वह अपने लिए कुछ नहीं मांगता। वह बस इतना कहता है कि जब काम हो जाए तो मेरे दोस्तों को बियर पिला देना। अगले दिन वही होता है। छत पर बैठे कैदी ठंडी बियर पी रहे होते हैं। धूप पड़ रही होती है, हवा चल रही होती है और कुछ मिनटों के लिए ऐसा लगता है जैसे वे कैदी नहीं, दिन भर की मेहनत के बाद आराम कर रहे आम मजदूर हों। सबसे खास बात यह थी कि एंडी खुद बियर नहीं पीता। वह एक तरफ बैठकर बाकी सबको देखता है और बस उस पल को फील करता है। शायद बहुत समय बाद उसे लगा था कि इन दीवारों के अंदर भी इंसान को कुछ सेकंड के लिए इंसान जैसा फील कराया जा सकता है। इस घटना के बाद रेड और एंडी के बीच दोस्ती और गहरी होने लगती है। अब रेड उसे सिर्फ एक शांत और अलग सा कैदी नहीं मानता, बल्कि एक ऐसा आदमी समझने लगता है जो बिना शोर किए हालात बदल सकता है। कुछ दिन बाद जेल में कैदियों को फिल्म दिखाई जाती है। सब लोग बड़े ध्यान से फिल्म देख रहे होते हैं और स्क्रीन पर रीटा हैवर्थ नजर आती है। फिल्म खत्म होने के बाद एंडी रेड के पास आता है और उससे कहता है कि मुझे रीटा हैवर्थ का एक बड़ा पोस्टर चाहिए। रेड के लिए यह कोई मुश्किल बात नहीं थी, क्योंकि पूरे जेल में वही आदमी था जो बाहर से छोटी बड़ी चीजें अंदर मंगवा सकता था। लेकिन उसे क्या पता था कि यही पोस्टर आगे चलकर एंडी के सेल की दीवार पर सबसे बड़ा राज छुपाने वाला है। इसके कुछ समय बाद एंडी फिर उन्हीं लोगों के सामने पड़ जाता है जो लंबे समय से उसे परेशान कर रहे थे। वे उसे अपने साथ चलने को कहते हैं,
हैं, लेकिन इस बार एंडी पहले जैसा चुप नहीं रहता। वह साफ मना कर देता है। बस फिर क्या था, तीनों उस पर टूट पड़ते हैं। एंडी पूरी ताकत से उनका मुकाबला करता है, लेकिन अकेला आदमी 3 लोगों के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता था। वे उसे बुरी तरह पीटते हैं। इस बार वे अपनी गंदी मंशा पूरी तो नहीं कर पाते, लेकिन एंडी को इतना मारते हैं कि वह पूरे 1 महीने के लिए अस्पताल पहुंच जाता है। जेल के अंदर यह बात फैल जाती है कि इस बार मामला बहुत आगे निकल गया। जिस आदमी की वजह से एंडी अस्पताल पहुंचा था, उसे पहले 1 हफ्ते के लिए काल कोठरी में डाला जाता है, लेकिन असली हिसाब उसके बाद होता है। जब वह वापस अपने सेल में आता है तो वहाँ वही ऑफिसर मौजूद होता है जिसकी रकम बचाने में एंडी ने मदद की थी। उसे किसी ने बता दिया था कि एंडी की यह हालत किसने की है। फिर जो होता है उसके बाद वह आदमी जिंदगी भर याद रखने लायक सबक सीखता है। उस ऑफिसर की मार इतनी खतरनाक होती है कि वह हमेशा के लिए बेकार हो जाता है। उसी दिन के बाद एंडी को तंग करने वाला वह गिरोह पहले जैसा खौफनाक नहीं रह जाता। 1 महीने बाद जब एंडी अस्पताल से लौटता है तो उसे अपने सेल में रीटा हैवर्थ का बड़ा पोस्टर मिलता है। ये रेड की तरफ से वेलकम गिफ्ट था। बाहर से ये बस एक फिल्म स्टार का पोस्टर लगता था, लेकिन धीरे धीरे यही पोस्टर एंडी की कोठरी की दीवार पर सबसे जरूरी चीज बन जाता है। दिन आगे बढ़ते हैं और फिर एक दिन जेल का वार्डन खुद एक गार्ड को साथ लेकर एंडी के सेल में आता है। ऊपर से ये सिर्फ एक तलाशी लगती है, लेकिन असल में यह मुलाकात किसी और वजह से थी। वार्डन अब तक जान चुका था कि एंडी उसके बहुत काम आ सकता है। गार्ड सेल की एक एक चीज चेक करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। आखिर में वार्डन की नजर सामने लगे पोस्टर पर जाती है। वह हल्का सा देखकर कहता है कि वैसे तो मैं सेल में पोस्टर अलाउ नहीं करता, लेकिन तुम इसे लगाए रख सकते हो। यही समझ आता है कि वह सिर्फ तलाशी लेने नहीं, एंडी को परखने आया था। इसी दौरान उसकी नजर एंडी के हाथ में पकड़ी बाइबल पर भी पड़ती है। वार्डन कुछ दूर जाने के बाद वापस लौटता है और एंडी की बाइबल उसे वापस देते हुए कहता है, मुक्ति का रास्ता इसी में है। उस वक्त यह बस एक धार्मिक लाइन लगती है, लेकिन आगे चलकर यही बात इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा आयरनी बन जाती है। अगले ही दिन वार्डन एंडी को अपने ऑफिस में बुलाता है। वह उससे बड़े सधे हुए अंदाज में बात करता है, जैसे बाकी कैदियों से अलग हो। फिर कहता है कि तुम्हारे जैसा इंटेलिजेंट आदमी सिर्फ पत्थर तोड़ने या कपड़े धोने के लिए नहीं बना। इसी के बाद वह एंडी को जेल की लाइब्रेरी में असिस्टेंट बना देता है। लाइब्रेरी में एक बूढ़ा कैदी काम करता था जिसका नाम ब्रुक्स था। सालों से वही इस जगह को संभाल रहा था। अब एंडी की जिंदगी का एक नया फेज शुरू होता है। पहले हैडली, फिर दूसरे गार्ड्स, फिर एक एक करके बाकी ऑफिसर्स भी अपने टैक्स फॉर्म्स और अकाउंट के काम लेकर एंडी के पास आने लगते हैं। जिस ऑफिसर का टैक्स एंडी ने बचाया था, वही एक दिन दूसरे ऑफिसर को भी उसके पास ले आता है। एंडी कुछ ही मिनटों में उसका पेपर का काम निपटा देता है। धीरे धीरे पूरे जेल में यह बात फैल जाती है कि यह आदमी सिर्फ पढ़ा लिखा नहीं, बहुत काम का भी है। अब एंडी का काम बढ़ता चला जाता है। वह लाइब्रेरी संभालता है, ऑफिसर्स के फॉर्म्स भरता है, टैक्स रिटर्न करता है और साथ ही साथ लाइब्रेरी को बेटर बनाने के लिए बाहर लेटर्स भी लिखता रहता है। वह बार बार बुक्स और फंड मांगता है, क्योंकि उसे पता था कि इंसान से सब कुछ छीन लो, लेकिन अगर उसके पास पढ़ने को कुछ बचा हो तो उसका दिमाग पूरी तरह से बंद नहीं होता। काम इतना बढ़ जाता है कि आखिरकार एंडी अपने सबसे अच्छे दोस्त रेड को भी अपने पास असिस्टेंट बना लेता है। फिर एक दिन लाइब्रेरी में अचानक ऐसा कुछ होता है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। ब्रुक्स एक कैदी के गले पर चाकू रख देता है और धमकी देता है कि अगर कोई आगे बढ़ा तो वह उसका गला काट देगा। पहली नजर में लगता है कि बूढ़ा आदमी पागल हो गया है, लेकिन असली वजह कुछ और थी। ब्रुक्स की रिहाई मंजूर हो चुकी थी। वह जेल छोड़ने वाला था और यही बात उसे अंदर से तोड़ रही थी। उसने अपनी जिंदगी के 50 साल इसी जेल में गुजारे थे। उसके लिए यही असली दुनिया बन चुकी थी। बाहर की दुनिया कैसी होती है वह लगभग भूल चुका था। उसे लग रहा था कि अगर वह किसी का खून कर देगा तो उसकी सजा बढ़ जाएगी और उसे यहीं रहने दिया जाएगा। एंडी किसी तरह उसे शांत करता है, समझाता है और आखिरकार ब्रुक्स चाकू नीचे रख देता है। लेकिन असली मुश्किल अब शुरू होने वाली थी। जब ब्रुक्स जेल से बाहर निकलता है तो बाहर की दुनिया उसे बिल्कुल अजनबी लगती है। 50 साल पहले जो शहर उसने छोड़ा था, ये वह जगह नहीं थी। अब सड़कें गाड़ियों से भरी थीं, लोग तेज भागते थे, किसी के पास किसी के लिए वक्त नहीं था। उसे एक सुपरमार्केट में छोटी सी जॉब मिलती है, लेकिन वहाँ भी उसका मन नहीं लगता। वह बहुत धीरे काम करता है, लोग उसे डांट देते हैं, मैनेजर उसे डांट देता है और हर रोज उसे और ज्यादा महसूस होता है कि वह इस दुनिया के लिए बना ही नहीं है। उसे बार बार जेल की याद आती है। वहाँ की दीवारें, वहाँ का रूटीन, वहाँ के लोग, सब कुछ उसे यहाँ की आजादी से ज्यादा अपना लगने लगता है। कई बार उसके मन में आता है कि कोई क्राइम कर ले ताकि फिर से जेल भेज दिया जाए, लेकिन इस उम्र में वह कुछ कर भी नहीं सकता। आखिरकार वह हार जाता है। मरने से पहले वह जेल में अपने साथियों के नाम एक लेटर लिखता है और फिर अपनी जान दे देता है। जब यह खबर शॉशैंक पहुंचती है तो सब अंदर तक हिल जाते हैं। पहली बार सबको साफ समझ आता है कि जेल सिर्फ आदमी को बंद नहीं करती, धीरे धीरे उसे अपने बिना जीने लायक भी नहीं छोड़ती। इसी बीच वार्डन एक नया प्रोग्राम शुरू करता है। अब कैदियों को जेल के बाहर ले जाकर काम कराया जाएगा।
ऊपर से रीजन यह दिया जाता है कि इससे कैदी मेहनत सीखेंगे, डिसिप्लिन सीखेंगे और बाहर की दुनिया के काम से जुड़े रहेंगे। लेकिन असल खेल कुछ और था। वार्डन कैदियों की सस्ती लेबर का यूज करके बाहर के कॉन्ट्रैक्ट्स ले रहा था। लोकल कंस्ट्रक्शन टीम्स को काम नहीं मिलता क्योंकि वार्डन आधी कीमत पर वही काम अपने कैदियों से करवा देता है। कैदियों को कोई प्रॉपर मजदूरी नहीं मिलती, लेकिन वार्डन बहुत सारा पैसा बनाता है। यही उसका ब्लैक मनी था और अब इस पूरे खेल को संभालने के लिए उसके पास एंडी जैसा परफेक्ट आदमी था। एंडी जो बाहर बैंक में काम कर चुका था, बहुत स्मार्ट तरीके से वार्डन का सारा ब्लैक मनी घुमा देता है। वह कागजों में एक ऐसा आदमी बना देता है जो असल दुनिया में है ही नहीं। उसी फेक आइडेंटिटी के नाम पर अकाउंट्स खुलवाता है, पैसे ट्रांसफर करता है, रिकॉर्ड्स बनाता है और सब कुछ इतनी सफाई से करता है कि अगर कल को पुलिस तक बात पहुंच भी जाए तो वह एक ऐसे आदमी को ढूंढ रही होगी जो कभी पैदा ही नहीं हुआ। बाहर से देखो तो एंडी अब वार्डन के लिए बहुत काम का कैदी बन चुका था, लेकिन अंदर ही अंदर वह हर चीज याद भी रख रहा था। फिर जेल में एक नया कैदी आता है, टॉमी। वह जवान है, एनर्जेटिक है और काफी फ्रेंडली नेचर का है। छोटी उम्र में ही वह कई जेलें देख चुका होता है, इसलिए शॉशैंक में घुसते ही उसकी कई लोगों से दोस्ती हो जाती है। खाने की टेबल पर बैठकर वह हंसते हंसते बताता है कि वह काफी समय से चोरी कर रहा है और इसी चक्कर में बार बार जेल आता रहता है। एंडी उसकी बात सुनकर उससे कहता है कि अगर तुम हर बार चोरी करके पकड़े जा रहे हो तो सीधी सी बात है, ये काम तुम्हारे लिए बना ही नहीं है, चोरी छोड़ दो। टॉमी को एंडी की यह बात दिल पर लगती है। उसे पहली बार कोई ऐसा आदमी मिला था जो जेल में भी उससे इंसान की तरह बात कर रहा था। यही वजह थी कि धीरे धीरे वह एंडी में इंटरेस्ट लेने लगता है। थोड़े समय बाद टॉमी रेड से एंडी के बारे में पूछता है। वह कहता है कि एंडी बाकी लोगों जैसा नहीं लगता, पढ़ा लिखा है, डिसेंट है, दिमाग वाला है। फिर ऐसा आदमी जेल में कैसे आ गया? और यहीं से कहानी अगले बहुत बड़े मोड़ की तरफ बढ़ने लगती है। टॉमी रेड से कहता है कि एंडी बाकी कैदियों जैसा बिल्कुल नहीं लगता। वह स्मार्ट है, डिसेंट है और उसमें वह बात है जो जेल के अंदर बहुत कम लोगों में दिखती है। फिर वह सीधा सवाल करता है कि ऐसा आदमी आखिर जेल में आया कैसे? तब रेड उसे बताता है कि एंडी कोई छोटा मोटा आदमी नहीं था, वह एक बड़ा बैंकर था, लेकिन उस पर अपनी वाइफ और उसके लवर के मर्डर का चार्ज लगा था और उसी वजह से उसे उम्र कैद मिली। ये सुनते ही टॉमी अचानक चुप हो जाता है। उसके चेहरे पर ऐसा लुक आता है जैसे उसे कोई पुरानी बात याद आ गई हो। थोड़ी देर बाद वह एंडी को बुला लेता है। अब वहाँ टॉमी, एंडी और रेड तीनों साथ बैठे होते हैं। टॉमी धीरे धीरे एक पुरानी बात बताना शुरू करता है। वह कहता है कि करीब 4 साल पहले वह एक दूसरी जेल में था। वहाँ उसकी मुलाकात एक ऐसे कैदी से हुई थी जो अपने क्राइम्स को बड़ा चढ़ाकर सुनाने में मजा लेता था। एक दिन उसने गर्व से बताया कि वह एक घर में चोरी करने गया था, लेकिन अंदर मामला बिगड़ गया। घर का आदमी जाग गया और पकड़े जाने के डर से उसने उस आदमी को भी मार दिया और उसकी पत्नी को भी। बाद में उसे पता चला कि वे दोनों हस्बैंड वाइफ नहीं बल्कि लवर्स थे और वह औरत किसी बड़े बैंकर की पत्नी थी। फिर कुछ समय बाद जब टॉमी ने अखबार में उसी केस की खबर पढ़ी तो उसे मालूम हुआ कि पुलिस ने उन दोनों के मर्डर का ब्लेम उस बैंकर पर डाल दिया और उसे जेल भेज दिया। यह सब सुनते ही एंडी को समझ आ जाता है कि वह शुरू से बेगुनाह था। जिस गुनाह की सजा वह इतने सालों से काट रहा था वह उसने किया ही नहीं था। ये बात पता चलने के बाद एंडी के अंदर सालों बाद पहली बार सच में उम्मीद जागती है। वह तुरंत वार्डन के पास जाता है और उसे पूरी बात बताता है। वह चाहता है कि केस दोबारा खुले, सच्चाई सामने आए और उसे आजादी मिले। लेकिन वार्डन कोई बेवकूफ आदमी नहीं था। वह जानता था कि एंडी सिर्फ एक कैदी नहीं, उसकी पूरी काली कमाई का दिमाग है। वही आदमी उसके ब्लैक मनी को सेफ रखता है, उसके फेक रिकॉर्ड संभालता है और उसके सारे राज जानता है। अगर एंडी बाहर निकल गया तो वार्डन सिर्फ पैसे नहीं खोएगा, वह बर्बाद हो जाएगा। इसलिए वह एंडी की बात सुनकर ऐसे बिहेव करता है जैसे यह कोई मामूली कहानी हो। वह कहता है कि ऐसी झूठी बातें उसे रोज सुनने को मिलती हैं। एंडी उसे समझाने की कोशिश करता है। वह यहाँ तक कह देता है कि अगर वह बाहर भी गया तब भी वार्डन का राज नहीं खोलेगा, लेकिन वार्डन पर इसका कोई असर नहीं होता। एंडी को पहली बार इतनी जोर से महसूस होता है कि उसने सालों तक जिस आदमी का काम किया वही आदमी उसे सच्चाई के बावजूद आजाद नहीं होने देगा। गुस्से में वह वार्डन पर चिल्ला पड़ता है। बस यही वार्डन को चाहिए था। वह तुरंत एंडी को 1 महीने के लिए काल कोठरी में डलवा देता है। लेकिन असली खेल अभी बाकी था। एंडी को सजा दिलाने के बाद वार्डन सीधा टॉमी के पास जाता है। वह बहुत शांति से उससे पूछता है कि जो बात उसने एंडी को बताई क्या वह सच है। टॉमी बिना डरे कहता है कि हाँ, ये सब बिल्कुल सच है। फिर वार्डन उससे पूछता है कि अगर जरूरत पड़ी तो क्या वह कोर्ट में गवाही देगा। टॉमी कहता है कि हाँ, वह तैयार है। बस यही सुनना वार्डन चाहता था। अगले ही पल वह ऊपर खड़े गार्ड को इशारा करता है और गार्ड टॉमी को गोलियों से छलनी कर देता है। कुछ ही सेकंड्स में सब खत्म हो जाता है। बाहर कहानी फैलाई जाती है कि टॉमी भागने की कोशिश कर रहा था, इसलिए उसे मारना पड़ा। लेकिन सच्चाई यह थी कि वार्डन ने अपने राज बचाने के लिए एक और आदमी की जान ले ली थी। इसके बाद वार्डन वापस एंडी के पास जाता है और बहुत ठंडे चेहरे के साथ उसे बताता है कि टॉमी भागते
चिल्लाते हुए मारा गया। एंडी सब समझ जाता है। अब उसके लिए कोई डाउट नहीं बचता। वह जान जाता है कि वार्डन कितना घटिया और खतरनाक आदमी है। गुस्से में वह साफ कह देता है कि आज के बाद वह उसका कोई काम नहीं करेगा, लेकिन वार्डन उसे भी अपने तरीके से तोड़ने की कोशिश करता है। वह कहता है कि काम तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, वरना मैं इस जेल को तुम्हारे लिए सचमुच नरक बना दूंगा। इतना कहकर वह जाते जाते गार्ड को ऑर्डर देता है कि एंडी को 1 और महीने के लिए काल कोठरी में डाल दिया जाए। काल कोठरी शॉशैंक की सबसे डरावनी जगहों में से एक थी। छोटा सा अंधेरा कमरा जहां आदमी दिन नहीं देखता, सिर्फ समय को घुटते हुए महसूस करता है। एंडी 1 महीना पहले ही वहां काट चुका था और अब उसे 1 और महीना उसी काले अंधेरे में बिताना था। बाहर जेल में धीरे धीरे यह बात फैल जाती है कि एंडी उस गुनाह की सजा काट रहा है जो उसने किया ही नहीं। कैदियों के बीच उसके लिए दुख भी होता है और गुस्सा भी, लेकिन शॉशैंक में सच्चाई जान लेने से कुछ बदलता नहीं जब तक पावर किसी और के हाथ में हो। पूरे 2 महीने काल कोठरी में गुजारने के बाद जब एंडी बाहर आता है तो रेड उसके पास आता है। दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी होती है। तभी एंडी रेड से पूछता है कि क्या तुम कभी इस जेल से बाहर निकल पाओगे? रेड कड़वी हंसी के साथ कहता है कि हाँ, शायद तब जब वह इतना बूढ़ा हो जाएगा कि उसका दिमाग काम करना बंद कर देगा। तब एंडी पहली बार अपने उस सपने की बात खुलकर करता है जिसे वह इतने समय से अपने अंदर छिपा कर बैठा था। वह कहता है कि वह एक दिन यहाँ से निकलेगा और मैक्सिको जाएगा, समुद्र किनारे एक खूबसूरत सी जगह पर रहेगा, एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोलेगा, पुरानी बोट को रिपेयर करेगा और वहाँ एक ऐसे आदमी की जरूरत होगी जो उसके लिए बाहर से सामान लाया करे। बात साफ थी, वह रेड की तरफ इशारा कर रहा था, लेकिन रेड उसकी बात सुनकर खुश नहीं होता। वह उसे रोकता है, कहता है कि उम्मीद बहुत खतरनाक चीज होती है, यह इंसान को पागल कर देती है। शॉशैंक जैसी जगह में अगर आदमी बहुत ज्यादा उम्मीद पाल ले तो वह सच से कट जाता है। रेड चाहता है कि एंडी अपने सपनों को छोड़ दे और रियलिटी में जीना सीखे। वह कहता है कि मैक्सिको बहुत दूर है और शॉशैंक की दीवारें उससे भी ज्यादा मजबूत हैं। ये कहकर रेड वहाँ से जाने लगता है, लेकिन एंडी उसे रोक लेता है। वह उससे कहता है कि अगर तुम कभी इस जेल से बाहर निकले तो मेरे लिए एक काम जरूर करना। रेड बिना ज्यादा सोचे हाँ कर देता है। तब एंडी उसे एक जगह के बारे में बताता है। वह कहता है कि एक बड़े खुले मैदान के पास एक खूबसूरत पेड़ है, उसी जगह के नीचे मैंने कभी अपनी वाइफ को प्रपोज किया था। वहाँ पास ही पत्थरों की एक छोटी सी दीवार है, उस दीवार में तुम्हें एक काला पत्थर मिलेगा और उसके नीचे मैंने एक बॉक्स छिपाया है। जब भी तुम रिहा हो जाओ वहाँ जाकर उसे देखना। एंडी ये सब बहुत शांति से कहता है, लेकिन उसकी बातों में कुछ ऐसा था जिसने रेड को और बेचैन कर दिया। उसे लगने लगा कि एंडी शायद अंदर ही अंदर कुछ बड़ा सोच रहा है। इसके बाद एंडी सीधा वार्डन के पास जाता है और हमेशा की तरह उसका सारा काम खत्म करता है। वह पेपर्स, रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स को संभाल कर एक खास तिजोरी में रखता है। काम खत्म होने के बाद वार्डन उसे अपने कपड़े देता है और कहता है कि इन्हें प्रेस करवा देना और मेरे जूतों को ऐसे चमकाना कि उनमें चेहरा दिखे। एंडी चुपचाप सब ले लेता है और वापस अपने सेल में लौट आता है। बाहर से सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लगता है, लेकिन उसी रात बहुत कुछ बदलने वाला होता है। उधर रेड पूरी रात बेचैन रहता है। उसे बार बार यही डर सताता है कि एंडी कहीं खुद को नुकसान न पहुंचा दे। काल कोठरी, टॉमी की मौत और वार्डन की गंदगी, ये सब किसी भी आदमी को तोड़ सकता था। रात किसी तरह कटती है और सुबह हो जाती है। रोज की तरह सेल खुलते हैं, कैदी बाहर निकलते हैं, गिनती शुरू होती है। लेकिन इस बार एक अजीब बात होती है, एंडी अपने सेल से बाहर नहीं आता। 20 साल में पहली बार ऐसा हुआ था कि वह सुबह लाइन में दिखाई नहीं दिया। रेड की बेचैनी और बढ़ जाती है। अब उसे सच में लगने लगता है कि कहीं एंडी ने कुछ कर तो नहीं लिया। तभी एक गार्ड गुस्से में एंडी के सेल की तरफ बढ़ता है। वह दरवाजा खोलता है और अगले ही पल उसकी आंखें फैल जाती हैं। अंदर कोई नहीं होता, सेल खाली था। एंडी वहाँ से गायब हो चुका था। उसी वक्त पूरे जेल में सायरन बज उठता है। वार्डन भागता हुआ एंडी के सेल तक पहुँचता है, लेकिन उसे अभी तक समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर हुआ क्या है। रात को जब एंडी उसका काम खत्म करके गया था तब वह चुपचाप वार्डन के चमकदार जूते पहन चुका था और अपने पुराने घिसे हुए जूते उसके शू बॉक्स में छोड़ गया था। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने वार्डन की सीक्रेट सेफ से असली ब्लैक मनी वाले रिकॉर्ड्स भी निकाल लिए थे और उनकी जगह अपनी पुरानी बाइबल रख दी थी। लेकिन वार्डन को इस खेल का अंदाजा अभी तक नहीं था। एंडी का सेल खाली देखकर वार्डन के होश उड़ जाते हैं। वह गुस्से में गार्ड्स पर चिल्लाता है और तुरंत रेड को बुलाने का ऑर्डर देता है, क्योंकि उसे पता था कि अगर जेल में एंडी किसी पर ट्रस्ट करता था तो वह रेड ही था। रेड को सामने लाया जाता है। वार्डन उस पर बरस पड़ता है और पूछता है एंडी कहाँ गया। रेड साफ कहता है कि उसे कुछ नहीं पता। यह सुनकर वार्डन और भी पागल हो जाता है। गुस्से में वह कमरे में पड़ा पत्थर उठाकर इधर उधर फेंकने लगता है। फिर एक पत्थर वह दीवार पर लगे पोस्टर पर मारता है, लेकिन इस बार कुछ अजीब होता है। पत्थर टकराकर नीचे नहीं गिरता, वह पोस्टर के आर पार चला जाता है। बस यही वह पल था जब सबकी सांस अटक जाती है। वार्डन आगे बढ़ता है, हाथ अंदर डालता है और अगले ही सेकंड पोस्टर फाड़ देता है। पीछे जो दिखता है उसे देखकर हर कोई दंग रह जाता है। दीवार के अंदर एक लंबी सुरंग बनी हुई थी। सबके होश उड़ जाते हैं। इतनी मजबूत दीवार के अंदर इतनी बड़ी सुरंग
स्ट्रांग, वह भी बिना किसी मशीन के, ये सोच पाना ही मुश्किल था। लेकिन एंडी ने वही कर दिखाया था जो नामुमकिन लगता था। बाद में सबको पता चलता है कि यह काम 1-2 दिन का नहीं, पूरे 20 साल का था। वही छोटा सा रॉक हैमर जिसे रेड ने कभी मजाक समझकर मंगवाया था, एंडी का सबसे बड़ा हथियार बन गया। उसी से वह सालों तक अपनी सेल की दीवार को थोड़ा थोड़ा काटता रहा। दीवार का सीमेंट पुराना और कमजोर था। एंडी जियोलॉजी समझता था, इसलिए उसने बहुत पहले ही पकड़ लिया था कि यहीं से रास्ता बन सकता है। जो मिट्टी निकलती वह उसे अपनी जेब में भरकर धीरे धीरे यार्ड में गिरा देता ताकि किसी को शक न हो। बाहर से दीवार वैसी की वैसी दिखती रही और अंदर आजादी का रास्ता बनता रहा। फिर गार्ड्स उस जगह तक पहुंचते हैं जहां से एंडी बाहर निकला था। वहां उन्हें उसके पुराने कपड़े मिलते हैं और वही घिसा हुआ छोटा हथौड़ा भी, जिसने 20 साल तक पत्थर को हराया और आखिरकार एक आदमी को आजादी दे दी। अब कहानी हमें पिछली रात में ले जाती है। हम देखते हैं कि एंडी उसी सुरंग से रेंगता हुआ बाहर निकलता है। वह रास्ता सीधा जेल के बड़े सीवर पाइप तक जाता था। रात का अंधेरा, तेज बारिश और चारों तरफ सन्नाटा। एंडी एक पत्थर से पाइप तोड़ता है और उस सड़े हुए बदबूदार नाले में घुस जाता है। वह पाइप इतनी लंबी थी कि किसी भी आदमी की हिम्मत बीच में जवाब दे जाए, लेकिन एंडी रुकता नहीं। कीचड़, गंदगी, घुटन और बदबू के बीच वह रेंगता ही जाता है और आखिरकार जेल की बाउंड्री के बाहर एक नदी में गिरता है। बाहर निकलते ही वह अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठा देता है। तेज बारिश उसके ऊपर बरस रही होती है, लेकिन वह अब सिर्फ भीग नहीं रहा था। वह जैसे 20 साल की कैद अपने बदन से धो रहा था। वही उसकी असली मुक्ति थी। अगली सुबह जब जेल के अंदर हड़कंप मचा होता है, उसी समय एंडी एक साफ सुथरे सूट में बैंक पहुंचता है। अब वह एंडी डुफ्रेन नहीं, बल्कि वही फेक आदमी था जिसे उसने सालों तक कागजों पर जिंदा रखा था। रैंडल स्टीफेंस। बैंक के रिकॉर्ड्स, सिग्नेचर्स, अकाउंट्स, पूरा खेल उसी ने बनाया था। इसलिए एक एक करके वह कई बैंक्स में जाता है और वार्डन का सारा ब्लैक मनी निकाल लेता है, लगभग $3,70,000। जाते जाते वह एक पार्सल भी भेजता है जिसमें वार्डन के खिलाफ सारे सबूत और रिकॉर्ड्स होते हैं। वह पार्सल सीधा पुलिस और न्यूज़पेपर ऑफिस तक पहुंचने वाला था। अगले ही दिन अखबारों में शॉशैंक के वार्डन और गार्ड्स की असली सच्चाई छप जाती है। पुलिस सायरन बजाती हुई जेल पहुंचती है। कैप्टन हैडली गिरफ्तार कर लिया जाता है। उधर वार्डन घबराकर अपने ऑफिस में छिपता है और अपनी सीक्रेट सेफ खोलता है, ये सोचकर कि शायद अब भी कुछ बचाया जा सकता है। लेकिन सेफ के अंदर उसे पैसे नहीं मिलते। वहाँ सिर्फ एंडी की पुरानी बाइबल होती है। पहले पन्ने पर एंडी का मैसेज लिखा होता है, आपने सही कहा था वार्डन, मुक्ति इसी में है। जब वार्डन बाइबल के पन्ने पलटता है तो उसका चेहरा उतर जाता है। पन्नों को काटकर अंदर वही जगह बनाई गई थी जहां एंडी सालों तक अपना रॉक हैमर छिपाकर रखता था। अब वार्डन को समझ आ जाता है कि खेल बहुत पहले उसके हाथ से निकल चुका था। बाहर पुलिस उसके ऑफिस का दरवाजा तोड़ने ही वाली होती है और उसी पल वह अपनी दराज से बंदूक निकालता है और खुद को गोली मार लेता है। कुछ समय बाद आखिरकार रेड की भी रिहाई हो जाती है, लेकिन ब्रुक्स की तरह उसे भी बाहर की दुनिया से डर लगने लगता है। इतने सालों बाद आजादी आसान नहीं लगती। बाहर की हवा खुली जरूर है, लेकिन दिल अब भी कैद में होता है। उसे लगता है कि शायद वह इस दुनिया में जी नहीं पाएगा, लेकिन तभी उसे एंडी से किया हुआ वह वादा याद आता है। रेड उस बड़े मैदान और उस खूबसूरत पेड़ को ढूंढता हुआ वहां पहुंचता है। पत्थरों की दीवार के नीचे उसे वही काला पत्थर मिलता है और उसके नीचे एक बॉक्स। उस बॉक्स में कुछ पैसे और एंडी की एक चिट्ठी होती है। उस चिट्ठी में लिखा होता है, उम्मीद एक अच्छी चीज है, शायद सबसे अच्छी, और अच्छी चीजें कभी नहीं मरती। बस फिर रेड फैसला कर लेता है। वह अपनी पुरानी जिंदगी पीछे छोड़ देता है और मेक्सिको के जिहुआतानेजो के लिए निकल पड़ता है। सीन कट होता है और हम नीले समंदर का किनारा देखते हैं। वहाँ एक पुरानी बोट के पास एक आदमी काम कर रहा होता है। रेड मुस्कुराते हुए उसकी तरफ बढ़ता है। वह आदमी पलटता है, वह एंडी था। इतने सालों के दर्द, अंधेरे, अपमान और इंतजार के बाद आखिरकार दोनों दोस्त उस जगह मिलते हैं जहाँ कोई दीवारें नहीं थीं, सिर्फ आजादी थी। और इसी खूबसूरत पल के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। आज भी कई लोग बिना गलती के सजा काट रहे हैं। मेरा अपना भाई योगेश पिछले 5 साल से झूठे जुर्म में जेल में है। इस केस में हमारा घर, जमीन सब बिक गया। हम अब किराए के घर में रहते हैं। माँ बीमार है, बाप भी बीमार है, और सबसे दर्द की बात ये है कि जो सच में गुनहगार हैं वो आज भी बाहर घूम रहे हैं। अगर आप भी ऐसी किसी कहानी से गुजर रहे हो तो कमेंट में जरूर बताना। 2 life sentences back to back. One for each of your victims. So be it.